हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट जुलाई 2024 के लिए एसएसटी की क्लासेस आज से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी सीडीपी की क्लासेस भी इसी चैनल पर चल रही हैं, आप चाहें तो उन्हें भी अटेंड कर सकते हैं। और आज से हमने एसएसटी की क्लासेस स्टार्ट करी हैं आप लोगों की ही डिमांड पर, क्योंकि आप लोगों का ही कहना था पेपर 2 एसएसटी की प्रिपरेशन भी करवा दीजिए। तो आज से हमने स्टार्ट करा है। आज हमारी पहली क्लास है और आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सेट लगाने वाले हैं। जी हाँ, वीडियो को एंड तक देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही करे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा एसएसटी का, जो कि प्रीवियस ईयरली, ये पूरा ही जो क्वेश्चन पेपर है ना, प्रीवियस ईयरली मिक्स्ड क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हुए हैं। ठीक है, मध्य पाषाण युग को निम्नलिखित में से किस परिवर्तन द्वारा अंकित किया गया? ऑप्शन है घास वाले मैदान बनना, अर्ध शुष्क क्षेत्रों का बनना, अत्यधिक वन उन्मूलन, या फिर ग्रह पर तापमान का और ठंडा हो जाना। तो इसका राइट आंसर होगा आपका अर्ध शुष्क क्षेत्रों का बनना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मध्य पाषाण युग को अर्ध शुष्क क्षेत्रों का बनना, ठीक है, इस परिवर्तन द्वारा अंकित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? ये तो डायरेक्टली एक डेफिनेशन टाइप का आपसे पूछ लिया है और ये बहुत ही इजी है। उसे हम कहते हैं फ्रेंड्स स्थल संधि। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, जो स्थल का एक छोटा संकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे हम कहते हैं स्थल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में, जिसका उल्लेख संगम कविताओं में मिलता है, पूर्वी तट पर व्यापार के प्रमाण मिलते हैं? तो आपको बताना है निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में। तो उसका नाम आपसे यहाँ पर पूछा है धरणीकोटा, पुहार, मदुरै या फिर कोरकाई। तो इसका राइट आंसर होगा मदुरै। ठीक है, ये जो मदुरै है ये बंदरगाह, इसका उल्लेख संगम कविताओं में मिलता है, पूर्वी तट पर व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपसे मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप का पूछा है। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिए हुए हैं और यहाँ से आपको चयन करना है। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर ऑप्शन भी दिए हुए हैं ओके, कि कौन सा आपका राइट होगा। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और अपने अकॉर्डिंग लगाइए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछते हैं फ्रेंड्स, एसएसटी में काफ़ी बार पूछे गए हैं। सिर्फ यही नहीं, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन। देखिए जैसे आपका एक पेपर होता है, ठीक है, 31 से लेकर 90 तक जो क्वेश्चन रहते हैं एसएसटी के रहते हैं, तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग वाले मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयरली आप उठाकर देख लीजिएगा, मैं भी आपको वही करवा रही हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले मैं आपको राइट आंसर बता देती हूँ, वो है आपका ऑप्शन 1 राइट आंसर। अब ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर कैसे हुआ, चलिए इसको हम मिला लेते हैं एक बार। तो देखिए ये जो नगर दुर्ग है ये आपका मोहनजोदड़ो से कनेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद अगर अग्निकुंड की हम बात करें तो ये कालीबंगा से है। तीसरा आपका जो भंडार गृह है ये हड़प्पा सभ्यता, और जो आपका बंदरगाह है ये लोथल। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैचिंग है और ऑप्शन 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आपका अजर्सन रीजनिंग वाला है, यानी कि अभिकथन और तर्क वाला जो क्वेश्चन आपसे पूछा है। देखिए अभिकथन है, ए अभिकथन, महावीर और बुद्ध दोनों ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए घरों के त्याग पर बल दिया था, यानी कि घर छोड़ दिया था, उस चीज़ पर दोनों ने बल दिया। किन्होंने? महावीर और बुद्ध ने। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये तो हमको सही लग रहा है। अब इसका रीज़न दिया है कि उनका मानना था कि संघ में रहने के लिए अपने घरों का त्याग करने वाले ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। देखिए ऑप्शन है आपके सामने, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की, या फिर ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। या आपको लग रहा है कि ए सही है लेकिन आर गलत है, या फिर आपको लग रहा है कि ए और आर दोनों गलत हैं। तो चलिए यहाँ पर आप देख लीजिए एक बार फिर से, हमें क्या लग रहा है, हमें ये दोनों ही चीज़ एकदम सही लग रही हैं। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा जो महावीर और बुद्ध थे दोनों ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने घर त्याग दिए थे, क्योंकि उनका मानना था सिंपल सा कि संघ में रहने के लिए अपने घरों का त्याग करने वाले ही जो है सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा, जिसमें दिया हुआ है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है सही व्याख्या करता है अभिकथन ए की। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ से आपको चूज करना है कौन से सही हैं कौन से गलत हैं, ठीक है। पहला है, मुगल सम्राटों एवं उनके अभिजातों के राज दरबार में कथक नृत्य प्रस्तुत किया जाता था। क्या ये किया जाता था, आप बताइए, ठीक है। हाँ जी, वैसे ये किया जाता था, ठीक है, ये किया ही जाता था। ये आपको भी याद होगा कि जो मुगल सम्राट थे और उनके अभिजातों के दरबार में कथक नृत्य प्रस्तुत होता था। सेकंड है, 15वीं और 16वीं शताब्दियों में कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा था। क्या करने लगा था, यस ऑफ कोर्स ये करने लगा था। दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। थर्ड है, कथक को 19वीं और 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने पसंद किया था। जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। तो अब हम ऑप्शन देख लेते हैं, ए और बी किस में दिया है, वो दिया है आपका ऑप्शन थर्ड में। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, जिसमें ए और बी दोनों सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजर्सन रीजनिंग वाले भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। अजर्सन है यानी कि कथन ए है और आर है, उनको पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अब कथन है आपका ए, शंकर अद्वैत के समर्थक थे। ध्यान से सुनिएगा, शंकर अद्वैत के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो कि परम सत्य है वो दोनों एक ही हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या यानी कि माया माना और मोक्ष प्राप्त करने के लिए संसार का परित्याग करने का उपदेश दिया था ना, आपको याद होगा। दोनों ही चीज़ सही हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या करता है ए की। ठीक हो गया, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के अंतर्गत सिखों ने किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया था? तो आपको बताना है किस व्यवस्था के अंतर्गत, जत्था, खालसा, चौथ या फिर राखी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राखी। ठीक है, राखी व्यवस्था के अंतर्गत सिखों ने किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण दिया था। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग यह सुझाव देने के लिए किया कि विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, राजा राममोहन राय ने, वीर सालिंगम पंतुलू ने या फिर ईश्वरचंद विद्यासागर ने? तो इसका राइट आंसर होगा ईश्वरचंद विद्यासागर ने। ये चीज़ उन्होंने ही की थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि ये जो है एक समाज सुधारक थे, सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा। और इन्होंने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग यह सुझाव देते हुए किया था कि जो विधवाएं हैं वो पुनर्विवाह कर सकती हैं, यानी कि दोबारा से विवाह कर सकती हैं, जो कि बिल्कुल सही था। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 1820 ईस्वी के बाद के वर्षों में मुंबई प्रेसिडेंसी के कई विद्यालयों में क्यों कुछ जातियों के किशोर विद्यार्थियों को केवल कक्षा के बाहर बरामदे में बैठने और पाठों को सुनने की अनुमति दी गई थी? क्यों दी गई थी? क्योंकि उन्होंने फीस नहीं दी थी, या फिर क्योंकि जब कक्षा में पाठ पढ़ाया जा रहा था तो वे अनावश्यक शोर कर रहे थे, या फिर यह महसूस किया था कि ये विद्यार्थी उस कक्ष को प्रदूषित कर देंगे जहां अन्य जातियों के विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी वाला। ठीक है, ये सी सही है यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने यही महसूस किया था कि उस कक्षा को प्रदूषित कर देंगे वो विद्यार्थी जहाँ अन्य जातियों के विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है। तो आपका सी हमको मिल रहा है ऑप्शन 2 में। तो ये ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि यहाँ पर केवल सी सत्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से एक मैच ऑफ द फॉलोइंग आ गया है। उससे पहले सिंपल सा क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। बम्बई में 1840 ईस्वी में गठित परमहंस मंडली का उद्देश्य क्या था? बताइए क्या था? जाति प्रथा का उन्मूलन करना था, या सती प्रथा का उन्मूलन, या फिर पर्दा प्रथा का उन्मूलन, या फिर बाल विवाह प्रथा का उन्मूलन? तो इसका राइट आंसर होगा जाति प्रथा का उन्मूलन करना। ठीक है, मुंबई में जो 1840 ईस्वी में परमहंस मंडली गठित हुई थी, उसका यही उद्देश्य था कि जाति प्रथा का उन्मूलन हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जो मैच ऑफ द फॉलोइंग है। राष्ट्रवाद और कला के संबंध में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो चलिए हम देख लेते हैं। इसका राइट आंसर मैं आपको बता देती हूँ पहले। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, अब ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा, तो देख लेते हैं किस तरीके से होगा।
जो कृष्ण संधान है वो राजा रवि वर्मा से कनेक्टेड, ठीक है। दूसरा जातुग्रह दाह है जो आपका, वो नंदलाल बोस। थर्ड है मेरी माँ, ये किससे कनेक्टेड होगा आपका, अवनींद्रनाथ टैगोर से। और पूर्व के आदर्श ये आपके ओकाकुरा काकुजो से, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 43, ये भी आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है। जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने हड़पने के सिद्धांत का उपयोग करते हुए हड़प लिया और उपयुक्त विकल्प का आपको चुनाव करना है, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं। पहले मैं आपको इसका राइट आंसर बता देती हूँ, जो कि होगा ऑप्शन 4, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है। जो सतारा है वो आपका, ये जो ऑप्शन ए है फर्स्ट में ही सही है, 1848। दूसरा आपका संभलपुर 1850 हो जाएगा। नागपुर की अगर हम बात करें तो 1853 होगा। और उदयपुर की बात करें तो ये सीधे ही बिल्कुल सही है, 1852 होगा, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन 4 में ये दिया है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। भारत के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, ठीक है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के विरुद्ध थे या नहीं थे? जी बिल्कुल थे, ठीक है। ऑप्शन ए तो सही है। दूसरा है, आंध्र प्रदेश भाषाई विचारों पर आधारित पहला राज्य बना। जी हाँ, भाषाई विचारों पर आधारित पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश ही बना था, ये आपको याद भी रखना है। थर्ड है, वर्ष 1952 के राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। जी नहीं, ये यहाँ पर सही नहीं है, इसलिए ये बाहर हो जाएगा। ए और बी हमारे दोनों सही हैं। तो अब देख लेते हैं ये हमें कौन से ऑप्शन में दिया है। ये दिया हमको ऑप्शन थर्ड में, ए और बी दोनों, तो ऑप्शन थर्ड आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सौरमंडल से रिलेटेड है। हमारे सौरमंडल के कौन से ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं? देखिए, सौरमंडल वाला चैप्टर आपको कवर करना पड़ेगा फ्रेंड्स। वैसे ध्यान रखिएगा कौन से ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं हमारे सौरमंडल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति, शनि और यूरेनस, ठीक है। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मेल खाती है, किसके साथ मेल खाती है आपको बताना है। 180 डिग्री देशांतर के साथ, या 90 डिग्री देशांतर के साथ, या 0 डिग्री देशांतर के साथ, या फिर 0 डिग्री अक्षांश के साथ। तो ये मेल खाती है फ्रेंड्स आपकी 180 डिग्री देशांतर के साथ, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 दिसंबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। 22 दिसंबर की बात हो रही है, तो उस दिन क्या क्या चीज़ें होती हैं, कर्क रेखा पर क्या होता है, सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ती हैं, ये आपको चूज़ करना है। तो पहला है, कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं 22 दिसंबर को। क्या पड़ती हैं या फिर नहीं पड़ती हैं, बताइए। जी ये नहीं पड़ती हैं, ठीक है। दूसरा है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। नहीं, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध के बड़े भाग को प्रकाश प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम रहता है। तो सी और डी यहाँ पर दोनों सही हैं, और सी और डी हमको दिया है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। कथन सी और डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या दर्शाते हैं? बताइए क्या दर्शाते हैं बड़े पैमाने वाले मानचित्र? ऑप्शन देख लेते हैं। गांव और शहरी इलाकों को, राज्य और देश को, महाद्वीप और सागर को दर्शाते हैं, या फिर विश्व के जलवायु संबंधी क्षेत्रों को दर्शाते हैं। तो ये दर्शाते हैं फ्रेंड्स गांव और शहरी इलाकों को, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बड़े पैमाने वाले मानचित्र गांव और शहरी इलाकों को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका पारितंत्र से रिलेटेड। पारितंत्र की रचना में सम्मिलित है। पारितंत्र की रचना में क्या क्या सम्मिलित है? जीवधारियों के बीच पारस्परिक संबंध। जी हाँ। जीवधारियों और आसपास के वातावरण के बीच में संबंध। जी बिल्कुल, क्योंकि पारितंत्र में जीवधारी से ही कनेक्टेड है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रकृति के तत्वों के बीच के संबंध को। जी नहीं, यहाँ पर प्रकृति के तत्वों की बात नहीं होती है। ए और बी ऑप्शन यहाँ पर सही हैं, और ए और बी हमको ऑप्शन 1 में मिल रहा है, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। फिर से आ गया आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग, और मैच ऑफ द फॉलोइंग एसएसटी में काफ़ी पूछे जाते हैं, सीटेट में, और कई बार तो रिपीटेडली सेम आपको मिल जाते हैं ये, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं।
युग्मों पर विचार करना है आपको। मिसिसिपी उत्तरी अमेरिका, अमेजन दक्षिणी अमेरिका, ऑरेंज एशिया एंड डार्लिंग आपका ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर होगा, केवल थर्ड वाला सही है इसमें, ठीक है, ऑरेंज एशिया। तो थर्ड यहाँ पर हमको ऑप्शन 4 में मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान आपके कहाँ पाए जाते हैं? महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं, या महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर, या फिर महाद्वीपों के मध्य में, या महाद्वीपों के उत्तरी किनारों पर? तो ये पाए जाते हैं फ्रेंड्स महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, समताप मंडल से रिलेटेड है। समताप मंडल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों का चयन कीजिए। आपको बताना है समताप मंडल से रिलेटेड कौन सी चीज़ें इसमें सही दी हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है, यह परत बादलों से लगभग मुक्त होती है। बिल्कुल सही बात है। इसमें ओजोन यानी कि जो O3 होती है आपकी, वो गैस, उस गैस की इसमें परत होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। तीसरा है, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका विस्तार होता है। याद रखिएगा, ये भी सही है। जो आपका समताप मंडल होता है, ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका विस्तार होता है, यहाँ तक ये फैला हुआ होता है। तो इसका राइट आंसर A, B और C तीनों सही हैं। वो हमको मिल रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उच्च ज्वार के बारे में दिए गए निम्न कथनों को पढ़िए तथा पहचान कीजिए कि कौन से कथन यहाँ पर सही हैं, ठीक है। तो पहला है, उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक है। जी हाँ, उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी सहायक होते हैं, ये भी यहाँ पर सही है। तो अब देख लीजिए, A और B दोनों सही हैं। आपको कहाँ पर दिया है, वो हमको ऑप्शन 1 में ही दिया है, तो ऑप्शन 1 ही इसका राइट हो जाएगा। बाकी इनको तो देखना ही नहीं है कि A और B दोनों गलत हैं, या A सही है B गलत है, या A गलत है B सही है, क्योंकि हमें पता है दोनों सेंटेंस यहाँ पर बिल्कुल सही दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, नदी का मुहाना क्या होता है? जो नदी का मुहाना होता है वो क्या होता है, वहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं, तो उसमें क्या चीज़ किससे मिलती है, ये आपसे पूछा है। तो पहला है, वह स्थान जहाँ से नदी का उद्गम होता है वो नदी का मुहाना कहलाता है, या फिर वह स्थान जहाँ एक नदी दूसरी नदी से मिलती है, या फिर वह स्थान जहाँ कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है, या फिर वह स्थान जहाँ नदी शुष्क मौसम में सूख जाती है। तो आपको बताना है नदी का मुहाना क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो नदी का मुहाना होता है, ये वो स्थान होता है जहाँ पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विश्व में कौन सा देश कोयले का अग्रणी उत्पादक है? कोयले का, ठीक है। भारत है, चाइना है, इंडोनेशिया है, या फिर ऑस्ट्रेलिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना है, क्योंकि जो चाइना है वो विश्व का ऐसा देश है जो कोयले का उत्पादक है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास एवं उपयोगों के आधार पर संसाधनों को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जा सकता है। विकास और उपयोगों के आधार पर पूछा है, ठीक है। जो आपके संसाधन है, रिसोर्स हैं, उन्हें आप किस चीज़ में कैटेगराइज करेंगे, कौन से संसाधन में कैटेगराइज करेंगे, ये आपसे पूछा है। वास्तविक संसाधन में, संभावित संसाधन में, स्थानीय संसाधन में, या फिर अजैविक संसाधन में? तो इसको हम वर्गीकृत कर सकते हैं फ्रेंड्स संभावित संसाधन में, ठीक है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी कृषि जिसमें पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारों ओर पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं, वह क्या कहलाती है? बताइए क्या कहलाती है? गहन निर्वाह कृषि कहलाती है, स्थानांतरित कृषि कहलाती है, चलवासी पशुचारण कहलाता है, या मिश्रित कृषि कहलाती है? ये जो क्वेश्चन है ना, इसके तो ऑप्शन देखकर ही आप इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। कैसे? 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें कृषि की बात करी है, और क्वेश्चन में कृषि से रिलेटेड नहीं पूछा है, क्वेश्चन में पशुओं से रिलेटेड पूछा है। और आप जो ऑप्शन 3 देख रहे हैं, इसमें है चलवासी पशुचारण, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगी। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, जिस प्लेलिस्ट में आपको सारे सब्जेक्ट्स के टैग वर्ड्स मिल जाएंगे। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि एक ही वीडियो में मैंने सारे सब्जेक्ट के कराए हैं, मैंने सेपरेटली वीडियोस बनाई हैं। उस प्लेलिस्ट पर जाकर आप देखेंगे सारे सब्जेक्ट्स की अलग अलग टैग वर्ड्स वाली वीडियो मैंने बनाई है। CDP का है, हिंदी का है, इंग्लिश का है, मैथ्स का है, साइंस का है, SST का है, ठीक है। जितने भी सब्जेक्ट होते हैं आपके सभी का है।
तो आप एक बार उस टैग वर्ड वाली वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद आप ना पेडागोजी में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स जो होते हैं ना वो मैंने उसमें आपको समझाए हुए हैं। तो एक बार आप चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि पिछली बार जनवरी 2024 वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने वो करवाया था और काफ़ी सारा अच्छा रिस्पॉन्स आया था स्टूडेंट्स का कि यस पेडागोजी में हमने इन्हीं टैग वर्ड से बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो एक बार चाहें तो आप लोग भी उसे देख लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को भारत की विविधता का हिस्सा माना गया है, किस इनमें से किन को भारत की विविधता का हिस्सा माना है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, पहला है लोगों के विवाह करने के भिन्न भिन्न तरीकों को। जी हाँ, झारखंड में लोग एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए जोहार का प्रयोग करते हैं, आपको पता ही होगा, ये भी करते हैं। तीसरा है विभिन्न संस्कृतियां लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं। और चौथा है राष्ट्र के चिन्ह या फिर प्रतीक विविधता को दर्शाते हैं। अब आपको बताना है कौन सा सही है, ए और बी सही है, ए और सी सही है, ए बी सी सही है या फिर ए बी सी डी दोनों सही हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ऑप्शन डी आप देख रहे हैं ना, ये गलत दिया है। जो राष्ट्र के प्रतीक यानी कि राष्ट्र के चिन्ह होते हैं वो हमारे विविधता को नहीं दर्शाते हैं। ठीक है, इसीलिए ए, बी और सी यहाँ पर तीनों सही हैं और ये दिया है हमको ऑप्शन 3 में। तो इस तरीके से ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष समुदाय जैसे कि आदिवासियों को रूढ़िबद्ध करना इन लोगों के विरुद्ध डैश पैदा कर सकते हैं। क्या पैदा कर सकते हैं? सराहना, पक्षपाती राय बनाना, भेदभाव करना या फिर उपहास करना। तो वो है फ्रेंड्स आपका पक्षपाती राय करना, क्योंकि विशेष समुदाय जैसे कि जो आदिवासी लोग हैं उनको रूढ़िबद्ध कर रहे हैं आप, तो इन लोगों के विरुद्ध क्या होगा? पक्षपाती राय बन जाएगी लोगों के मन में। ठीक है, यानी कि पक्षपात करना एक दूसरे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। सॉरी, ओके, यहाँ पर आपसे पूछा है सही विकल्प का चयन कीजिए और अच्छा इसमें से आपको चूज़ करना है। ठीक है, ठीक है। तो विशेष समुदाय जैसे कि आदिवासी को रूढ़िबद्ध करना इन लोगों के विरुद्ध क्या पैदा कर सकता है? तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें पैदा हो सकती हैं। पक्षपाती राय तो पैदा होगी ही होगी, भेदभाव भी पैदा हो जाएगा एक दूसरे के प्रति, और एक दूसरे में उपहास यानी कि हंसना, मजाक उड़ाना, ये चीज़ भी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से बी, सी और डी यहाँ पर सही होंगे। जो सराहना है ना, ये सराहना नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर तो नेगेटिव चीज़ हो रही है ना, एक दूसरे के विरुद्ध चीज़ें हो रही हैं। तो इस तरीके से इससे क्या होगा, ये तीनों चीज़ें पैदा हो जाएंगी। ठीक है, तो बी, सी और डी यहाँ पर सही होंगे। तो इस तरीके से ऑप्शन 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये भी आपसे, देखिए एसएसटी में लॉन्ग क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं सीटेट में। कथन आपको दिया हुआ है कि शक्तियों के बंटवारे का प्रावधान सरकार के तीनों अंग कौन कौन से होते हैं? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इनके बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है। ये क्या दर्शाता है? आपसे ये पूछा है। प्रत्येक अंग सरकार के दूसरे अंगों पर अंकुश रखता है। दूसरा है तीनों अंग अपने परिभाषित क्षेत्र अधिकारियों के अंतर्गत काम करते हैं। तीसरा है यह प्रावधान भारतीय नागरिकों के अधिकारों और आज़ादी की रक्षा करते हैं। एंड चौथा है यह प्रावधान केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सुगम लेन देन यानी कि व्यवहारों को सुनिश्चित करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर सी और डी बिल्कुल सही हैं कि ये जो प्रावधान है भारतीय नागरिकों के अधिकार और आज़ादी की रक्षा भी करता है, साथ ही साथ यह प्रावधान केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सुगम लेन देन को सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो सी और डी ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। तो सी और डी यहाँ कहाँ दिया है आप देख लीजिए, ऑप्शन 4 में दिया है सी और डी। तो इस तरीके से 4th ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने इतने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि डेली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। एंड CDP की भी क्लासेस चल रही हैं फ्रेंड्स, उन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट्स BPSC TRE 3 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।